स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, राइट? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, राइट? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये क्या है हमारे पास? इसको आपने बड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर है क्या? इंडक्टर सभी को पता है। कंसिडर एन इंडक्टर, ये आपने एक इंडक्टर जो है वो कंसिडर किया। कंसिडर एन इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस क्या है? एल, राइट? एल इसकी इंडक्टेंस है और हमने इसमें क्या लगा दिया हुआ है? यहां पर एक की लगा दी, ठीक है? बैटरी लगा दी है, की लगा दी है, ये हमारे पास एक इंडक्टर है। ओके, when current I flows through the inductor and induced EMF in it, जब हम की को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होती है? एल डी आई बाई डी टी। हमने कल एक्सप्रेशन किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है वो किसके बराबर हो रही है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। So when current flows through an inductor, induced EMF is induced in it, and this induced EMF E, that is equal to L di by dt, where negative sign shows that E opposes the passage of current in the conductor. ये तो आपको पता ही है, right? अब to drive the current through the inductor against this induced EMF, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, जब यहां से करंट फ्लो कर रहा था तो इसको अपोजिशन मिल रही थी, राइट? क्योंकि वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई प्रोड्यूस हो गई। अब हमें करंट को यहां से यहां तक सर्किट कंप्लीट करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके इक्वल एंड अपोजिट यहां पर क्या करनी पड़ेगी? एक्सटर्नल इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी टू ड्राइव द करंट थ्रू द इंडक्टर अगेंस्ट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। द एक्सटर्नल वोल्टेज शुड बी अप्लाइड। इसके बराबर हमें एक्सटर्नल वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी? अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी, इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। जो एक्सटर्नल वोल्टेज है दैट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, वो किसके बराबर होगी? ई हमने अप्लाई किया हुआ, तो आपको कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी यहां पर? माइनस ई, क्योंकि ई तो प्रोड्यूस हो रही है, उसका अगेंस्ट हमने क्या करना है? काम करना, तो हमें माइनस ई अप्लाई करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास ई किसके बराबर हो गया? एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि माइनस माइनस हो गया, ई की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, तो हमारे पास ई किसके बराबर आ गया? एल डी आई बाई डी टी। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी, नोट कर लो इसको। डन। नाउ लेट एन इनफाइनेटली चार्ज, अब हम क्या कर रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूं कि एक इनफाइनेटली स्मॉल चार्ज डी क्यू दैट विल बी ड्रिवन थ्रू द कंडक्टर। लेट एन इनफाइनाइट सिमली, बहुत छोटा चार्ज, जो एक बिल्कुल छोटा चार्ज है, डिफाइंड सिंबल चार्ज डी क्यू, चार्ज डी क्यू इज ड्रिवन। जो हमारे पास स्मॉल चार्ज डी क्यू है दैट इज ड्रिवन थ्रू द इंडक्टर, थ्रू द इंडक्टर। Infinite small charge of dq है that is driven through the inductor, so work done by the external force, so work done by the external source, so work done by the external source, कितना वर्क डन होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल सोर्स किसके बराबर होगा? dw that is equal to ई डी क्यू, यही होगा वर्क डन। डी डब्ल्यू डेट इज इक्वल टू ई डी क्यू। अब आपने ई की वैल्यू कर दो यहां पर। ई की वैल्यू कितनी है? एल डी आई बाई डी टी, ठीक है।
सो दिस इज dw. सो dw क्या है? L di by dt into dq, राइट. बट dq यहां पर देखो, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो L di dq by dt, और dq by dt क्या होता है बेटा? व्हाट इज dq by dt? दैट इज इक्वल टू करंट. dq by dt क्या होता है? करंट होता है, राइट. सो हम क्या लिखेंगे यहां पर? dw, यहां पे दिखाई दे रहा है, हम लिखेंगे dw दैट इज इक्वल टू Li di. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, राइट. तो L di by dt आ गया. सो टोटल वर्क डन टू मेंटेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये नोट कर लिया. ओके, नाउ टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन टू मेंटेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. टोटल वर्क डन टू मेंटेन, टोटल वर्क डन टू मेंटेन द मैक्सिमम वैल्यू that is I0 of current. Maximum value of current through the inductor. Through the inductor. Right? Through the inductor. That is given by. कितना होगा total work done? That is integration of dw. That is integration of dw. dw मतलब Li di. कहां से कहां तक है बेटा? 0 to I0. ओके, सो 0 to I0. अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो. पता है सभी को, L को बाहर ले आओ, अंदर क्या रहेगा? 0 to I0 I di. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी? I स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक? 0 to I0. अब हमारे पास दिस इंप्लाइज व्हाट इज इक्वल टू L, या हाफ कर दो, हाफ L I नॉट स्क्वायर. W is equal to L I naught square. And this work done in increasing the current flowing through the conductor, that is stored as potential energy in its magnetic field. ये जो वर्क डन है, that is stored as the potential energy in its magnetic field. So this energy stored in the inductor, इसको हम क्या बोलेंगे? U बोलेंगे. This is the energy stored in an inductor, right? And this energy stored in the magnetic field of the inductor. So magnetic energy stored in the solenoid कितनी हुई? इसको हम क्या बोलेंगे? UM. This is the magnetic energy stored in a solenoid. Right? Clear? वो समझ आ गई? Now the energy stored in the magnetic field of a inductor आपने कर दिया. अब हम करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड. आपने वैसे भी किया हुआ हो, कितनी निकाली हुई है? हाफ Li नॉट स्क्वायर. सो इन केस ऑफ सोलेनॉइड B कितना होता है? यहां से स्टार्ट, ये कर लिया आपने नोट. चलो, इसके बाद हमारे पास ये भी बिठा दो, ध्यान से सुनना है. अब हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड. मैग्नेटिक energy stored in a solenoid. Magnetic energy stored in a solenoid, UM, that is equal to half Li naught square. ठीक है? In case of solenoid, in case of solenoid, B किसके बराबर होता है? म्यू नॉट एन आई, या एन आई. आई कितना यहाँ पर? आई नॉट, म्यू नॉट एन आई. इन केस ऑफ सोलेनॉइड यही पढ़ा आपने. यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकाल लो. सो व्हाट इज आई नॉट? दैट इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट एन. क्लियर? और आपने एल की वैल्यू भी निकाली है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये भी निकाली हुई है. म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. ये तो हमने निकाल लिया इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3.
राइट। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आप पुट कर दो, तो यूएम की वैल्यू कितनी आई, यूएम की वैल्यू कितनी आई, सो यूएम दैट इज इक्वल टू हाफ एल, एल मतलब म्यू एन स्क्वायर ए एल इंटू आई स्क्वायर मतलब बी अपॉन म्यू नॉट एन इसका स्क्वायर। सारा कुछ जो कट रहा है उसको काट दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हाफ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट। देखो हाफ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट, यही आना, देख लो काट के सारा यही चीज आएगी, हाफ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट। क्लियर। नाउ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये नोट कर लो, ठीक है। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम ऐसे नोट करते हैं, ये मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है मैग्नेटिक एनर्जी, हाँ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यू एम दैट इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इज दैट क्लियर। सो यू एम बार किसके बराबर आ गया, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर, इंडक्टर और कॉइल दैट इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पता चल गया। अब ये आर्टिकल हमारा खत्म हो गया बेटा, ये आर्टिकल 3 मार्क्स का भी आ जाता है कई बार, तो उसके साथ 2 पॉइंट्स और अटैच करके वो इसको 5 नंबर का भी कर सकते हैं, मतलब ये 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 नंबर का भी आ सकता है, और 2-3 पॉइंट और अटैच करके ये 5 नंबर का भी कर देते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन। पहले हमने सेल्फ इंडक्शन की थी, अब हम कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, या हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, इसको आपने ध्यान से सुनना। ये क्या है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ करंट विद टाइम इन अ नियर बाय कॉइल। क्या होगा इसमें, मान लो हमारे पास ये एक कॉइल है, राइट, ये कॉइल है, ध्यान से सुना इसको। इस कॉइल में हमारे पास क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। ये कॉइल जो है इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नियर बाय कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है। मतलब अगर हम यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाएं, करंट हमारा इसमें चेंज हो रहा है, इस कॉइल में चेंज हो रहा है, राइट, करंट हमारा इस कॉइल में चेंज हो रहा है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरी कॉइल में हो रही है। मान लो यहां पर हमने बैटरी लगा दी कोई, ये ठीक है, ओके, और यहां पर हमने की लगा ली, ये की लगा ली। अब हम करेंगे, जैसे हम की को ऑन करेंगे, करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू द कॉइल। देखो ये दोनों आपस में अटैच नहीं है, ध्यान से देखो, वो आपस में अटैच नहीं है। इसको हम प्राइमरी कॉइल बोलेंगे, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। करंट इसमें से पास कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन दे रहा है। So phenomena of inducing EMF in a coil due to the change of current in a nearby coil, due to the change of current in the nearby coil, देखो करंट इसमें चेंज हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो रही है, this is known as mutual inductance. So write down the definition of mutual induction, that is the phenomena of inducing EMF in a coil due to the change of current with time in a nearby coil. राइट, इसका रीजन क्या है, देखो जैसे ही हमने की को ऑन किया, ध्यान से सुनना, जैसे हम की को ऑन कर रहे हैं, व्हेन वी प्रेस द की, द करंट थ्रू
प्राइमरी कॉइल दैट बिगिंस टू इंक्रीज, करंट इंक्रीज हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड P दैट विल इंक्रीज, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहां से जब इसमें से करंट जाएगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी पास करेंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास करेंगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन दे देगा, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे आप इसको ऑफ करोगे, करंट बिगिन टू डिक्रीज इन द प्राइमरी कॉइल, फिर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, अब डिक्रीज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और गैल्वेनोमीटर क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा। गॉट इट, क्लियर। अब हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन, कोएफिशिएंट। अब हम करेंगे कोएफिशिएंट इसका, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स कैन बी डिफाइंड एज the magnetic flux linked with the secondary coil due to the flow of unit current in the primary coil। समझे कैसे, क्योंकि जो हमारे पास मान लो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। आपको मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज द प्राइमरी कॉइल, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज द सेकेंडरी कॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहां पर m लगा देते हैं। इस m को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इफ Ip इज इक्वल टू 1 मींस अगर करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल वो यूनिट करंट है, राइट, देन फाई s किसके बराबर आ गया, m के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, कब, जब फ्लो ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल वो क्या होगा, यूनिट होगा। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स और सर्किट्स कैन बी डिफाइंड एज the magnetic flux linked with the secondary coil due to the flow of unit current in the primary coil। is that clear? समझ आ गई। अब एक और डेफिनेशन इसकी निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, m को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एक और डेफिनेशन, ये नोट कर लिया सभी ने, डन। एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अब दूसरी डेफिनेशन देखो आप, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E किसके बराबर होता है, d phi by dt। ये क्या हुआ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है। तो ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, लेकिन फाई एस किसके बराबर है, अभी आपने निकाला फाई एस m इंटू आई पी, सो दैट इज इक्वल टू m आपने बाहर निकाल दिया, ये रह गया डी आई पी बाई डी टी, यही बना, वो यही बना ना। तो हमारे पास जो ES बन गया वो किसके बराबर बन गया, माइनस m डी आई पी बाई डी टी। सो इफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट माइनस डी आई पी बाई डी टी क्या है, दैट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, व्हाट वी कॉल इट, माइनस डी आई बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ current। So if this rate of decrease of current is unit, if rate of decrease of current is unit, तो आपकी जो EMF है जो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। क्यों, माइनस डी बाई डी टी
माइनस dIP/dt। अगर आपके पास 1 है तो ES किसके बराबर हो गया, M के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक इंडक्टेंस है या जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल दैट कैन बी डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू यूनिट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। क्लियर है, समझ आ गई। सो इट कैन बी डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द फ्लो ऑफ यूनिट करंट इन द प्राइमरी कॉइल। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मेरी बात समझ आ गई। यूनिट इसके वही है, पहला क्या था हेनरी यूनिट, फिर वेबर पर एम्पियर, ये बताया था मैंने, वेबर पर एम्पियर, और दूसरा वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। ये इसके क्या है, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट है। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं चलिए आगे, चलिए आगे। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस of two long coaxial solenoid, ये निकालो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, सोलेनॉइड्स आएगा यहां पे। कैसी हैं देखो, मेरे पास अलग अलग कलर की नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, ये देखो, एक ये कॉइल है, ये और ये कॉइल है नीचे वाली, इसको थोड़ा सा मैं डॉटेड में लेके जा रहा हूं, ये समझ आ रही है। डन, समझ आ रही है ना। ये है हमारे पास कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। कोएक्सियल मतलब एक्सिस इनकी सेम है, एक दूसरे के ऊपर हमने क्या की हुई है, ये बाउंड की हुई है। तो हमारे पास दो सोलेनॉइड्स हैं, एक सोलेनॉइड हमारे पास S1 है जिसमें से करंट I1 जा रहा है और I1 निकल रहा है। दिस इज सोलेनॉइड S1, दिस इज सोलेनॉइड S2। करंट जा रहा है सोलेनॉइड S1 में से, जो सोलेनॉइड S2 है दैट कंप्लीटली सराउंड्स द सोलेनॉइड। ये जो S2 है, S2 surrounds completely S1। S2 ने, ये सोलेनॉइड ने S1 को कंप्लीटली क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। समझ आई मेरी बात, क्लियर। अब लेंथ दोनों की क्या है, सेम। और दूसरा मैंने क्या बताया कि ये क्या है, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं। लेट L बी द लेंथ ऑफ द each solenoid and A be the area of cross section of each solenoid। दोनों की लेंथ L है, A क्या है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन। और मैंने क्या बोला कि S1 को कंप्लीटली साउंड किसने किया हुआ है, S2 ने किया हुआ है। इज दैट क्लियर। सो N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1। N2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपने लिखना है कॉपी के ऊपर। व्हाट इज N1, दैट्स द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द S1। ये देखो S1 में जितनी टर्न्स हैं। N2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, कौन सी, S2 में। इज दैट क्लियर। S2 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N2, S1 में कितनी है, N1। A क्या है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन, और L क्या है, दोनों की लेंथ है। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड N1। नंबर ऑफ टर्न्स N1 क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सोलेनॉइड S1। तो N1 किसके बराबर आ गया, N1/L। सिमिलरली N2 किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सोलेनॉइड S2। नंबर ऑफ
टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड S1। सिमिलरली N2 ऐसे होगा, तो हमारे पास क्या बन गया N2/L। सो N1 भी निकल गया, N2 भी निकल गया, N1 भी हमारे पास आ गया, N2 भी आ गया, और I1 जो है वो S1 से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। लेट I1 दैट फ्लोज टू द सोलेनॉइड S1, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1 कितनी होगी, ये नोट कर लिया आपने। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1 कितनी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1 कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1I। पता ही है आपको, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I1 क्या है, दैट इज करंट। क्लियर, तो N1 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू N1/L इंटू I1। राइट, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1, क्योंकि करंट उसमें से जा रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1 कितनी है, ये तो हमने किया हुआ म्यू नॉट N1 की वैल्यू पुट कर दी। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड किसमें प्रोड्यूस हो रही है, S1 में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसका चेंज होगा भी, S2 का चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड S1 में प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स नेचुरली किसका चेंज होगा, S2 का चेंज होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2, मैग्नेटिक फ्लक्स विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2 कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद, यहां पर लिंक कर, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2 कितना होगा बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है, सभी को पता है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, B1, दिस इज B1, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड दैट इज B1। एरिया कितना है, ए, B1 की वैल्यू पुट कर दो, सो व्हाट यू विल गेट, म्यू नॉट N1/L I1, साथ में क्या आ गया, E। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2। समझ आ गई। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद N2 टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नोट कर लिया आपने, ये था मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, ये सिर्फ ईच टर्न के साथ है, मतलब 1 2 एक टर्न के साथ, ये एक टर्न के साथ है, हमने टोटल टर्न्स के साथ देखनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद N2 टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड S2, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद N2 टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड S2, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with N2 turns of solenoid S2 कितना होगा, ये है हमारे पास B1A, साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, N2 टर्न्स के साथ, हमारे पास क्या बन गया, म्यू नॉट N1 N2 I1A over L। दिस इज इक्वेशन 1। वो समझ आई, कुछ भी नहीं था, बट आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड वो किसके बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट I1, यहां पर I1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर कर दोगे, राइट। M12 क्या है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल S1। किसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S2 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल S1, विद रिस्पेक्ट टू कॉइल S1, ये क्या है, दैट इज M12। दोनों को कंपेयर कर लो, यहां पर आपको M12 की वैल्यू है, कितनी आई M12, I1 उठा दो तो क्या बच गया, म्यू नॉट N1 N2 ओवर L, यहां पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा।
दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। म्यू नॉट N1 N2, एक और चीज हमने मिस कर दी यहां पर, क्या मिस की, I1 तो कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन M, यस ये तो M12 आया। सिमिलरली M21 1 की जगह 2 तो 2 की जगह 1, आप देखो सेम ही आएगा, देखो म्यू नॉट N2 N1 A ओवर F, चाहे आप म्यू नॉट N2 N1 A अपॉन लिख दो, चाहे ये लिख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की M12 और M21 क्या है, सेम, क्या है, सेम है। ओके, सो इफ टू सोलेनॉइड्स दे आर बाउंड ऑन अ मैग्नेटिक मटेरियल, यही सोलेनॉइड अगर मैग्नेटिक मटेरियल के साथ होती तो आपने क्या करना था, यहां पर इसके साथ क्या लगना था, म्यू नॉट के साथ क्या लगना था, म्यू आर, यहां पर भी म्यू नॉट के साथ क्या लगना था, म्यू आर। अंडरस्टैंड, एक M21 है, एक M12, फिर भी दोनों बराबर आएगा। अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इसको बाउंड कर रहे हो तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गई। ऐसे बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू को एक्सियल सर्कुलर कॉइल्स, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी। क्लियर है, राइट। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक। उसके बाद ये देखता हूँ कि एसी जनरेटर आपके सिलेबस में है कि नहीं है। अभी मैंने सिलेबस किया था लेकिन मेरे माइंड से स्लिप हो गया, तो अगर वो एसी जनरेटर होगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स, जिन फैक्टर के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। नंबर 1, पहला फैक्टर क्या है, ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स, उसकी शेप, साइज, ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल्स, जो हमारे पास दो कॉइल्स हैं उनकी ज्योमेट्री। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच कॉइल्स आर बाउंड, नेचर of the material, nature of the material on which two coils are bound, two coils are wound. Number 3, the distance between the two coils, the distance between the two coils, the distance between the two coils. Number 4, the relative placement of two coils, the relative placement of two coils, ठीक है। बाकी तो सारा आपको समझ आ गया हो गया। ये relative placement वाली टर्म जो है वो आपको समझ नहीं आएगी, ध्यान से सुना। एक मेरे पास देखो ये टर्म है, ऐसे एक में से करंट फ्लो हो रहा है और इसका मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लेगा। अगर मान लो कॉइल्स ऐसे ही है, मतलब इसमें से करंट पास हो रहा है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स इसका देखो, दिस इज सिचुएशन ए, राइट। एक सिचुएशन मेरे पास क्या है, ये हमारे पास मेटालिक रॉड है, इसके ऊपर ही मैंने क्या कर दी हुई है, दो कॉइल्स जो है वो क्या कर दी हुई है, बाउंड कर दी है, इसमें से करंट जा रहा है I1, ये हमारे पास 2। नंबर 3, एक सिचुएशन हमारे पास ऐसे है, एक कॉइल यहाँ पर है जिसमें से करंट I जा रहा है और एक कॉइल यहाँ, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसमें ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, इसमें ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब वो ये बताओ, रिलेटिव प्लेसमेंट अलग, इसमें मैंने ऐसे रखा, इसमें मैंने एक दूसरे को ऊपर बाउंड कर दिया, इसमें मैंने ऐसे रखा, किसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा क्योंकि रिलेटिव प्लेसमेंट उस ढंग से की हमने। उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें सबसे कम इसमें होगा, सबसे ज्यादा इसमें होगा, इसमें क्योंकि इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, राइट, ऐसे जा रही हैं तो कुछ एक पास करेंगे, इसमें जो जा रही है तो मोस्टली क्या कर रही है, इसमें से पास कर रही है,
इसमें क्या है, जितनी एक में से जा रही है उतनी दूसरे में से जा रही है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इसमें इससे कम होगी, इसमें सबसे कम होगी। दिस इज द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द रिक्वायर्स। ओके, क्लियर है? ओके देन बेटा, ध्यान से पढ़ना है, कल से आपके स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं, और जिसने आना है कंसेंट तो उसने भेज दी हुई है, अगर आपने भी आना तो मुझे पहले बता देना। ओके देन, गुड बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।